हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने इस हफ्ते का करंट अफेयर लेकर के, जो हमारा 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच पर आधारित हैं। तो आइए चलते हैं हम इस हफ्ते के प्रश्नों पर चर्चा करते हुए। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा 2023 के समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अवलिख थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी उत्तर प्रदेश में, ये 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच इसका आयोजन हुआ था और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसका समापन समारोह की मुख्य अतिथि कौन थी? वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी। तो ये इसका दूसरा विकल्प हो जाएगा सही। कौन सा विकल्प हो जाएगा इसका? दूसरा। उद्घाटन के मुख्य अतिथि कौन थे? श्रीमान नरेंद्र मोदी, और समापन की राष्ट्रपति। इसमें लगभग 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टर समझौता प्रस्ताव आया है, बता रहे हैं, और ये एक रिकॉर्ड है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। अब पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के राज्यपालों की संख्या हो गई है। देखिए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं और 6 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं और 7 राज्यों के राज्यपालों के ट्रांसफ़र किए हैं और 2 राज्यों के राज्यपालों के इस्तीफा लिए हैं। तो इस तरह से 7 और 6 13 और 13 और 2 15, कुल मिलाकर के 15 राज्यों में नए राज्यपाल होंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है कि हाल ही में जो राज्यपाल हैं, तो मतलब सभी राज्यों में राज्यपाल में अल्पसंख्यक राज्यपालों की संख्या कितने राज्यपाल ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं? ये हमारी संख्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी हमारी 4। कौन सी हो जाएगी? 4। अभी देखिए, जो हाल ही में जो अयोध्या मामला था उस पर जो फैसला सुनाया था हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे अब्दुल नज़ीर जो थे, उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। कहाँ का राज्यपाल बनाया गया? आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। तो अब्दुल नज़ीर जी हो गए एक अल्पसंख्यक समुदाय से, और एक केरल के हमारे जो पहले से आरिफ मोहम्मद हैं, केरल के आरिफ मोहम्मद जो हैं वो हैं नंबर 2। नंबर 3 उत्तराखंड के गुरमीत सिंह, ये सिख समुदाय से आते हैं। और अभी हाल ही में बनाया गुलाब चंद कटारिया को, कहाँ का बनाया गया? असम का। गुलाब चंद कटारिया को असम का बनाया गया है राज्यपाल, और ये जैन समुदाय से आते हैं। तो कौन कौन हो गए? जस्टिस अब्दुल नज़ीर जो राज्यपाल बने हैं नंबर 1, नंबर 2 गुलाब चंद कटारिया असम, नज़ीर जो आंध्र प्रदेश के बने हैं, आरिफ मोहम्मद जो केरल के हैं, और गुरमीत सिंह जो हैं वो उत्तराखंड के। 4 लोग हो गए हमारे उस समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से। उसके बाद आते हैं, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। वह किस प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य थे? लक्ष्मण प्रसाद जो आचार्य जो हैं, ये जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य थे। अब इन्होंने इस्तीफा दे करके वहाँ राज्यपाल का पद ज्वाइन किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम के 5 लाख नहीं होगा, इसमें होगा 59 लाख। कितना हुआ? 59 लाख टन का भंडार का पता चला है। इसी के साथ अब भारत का विश्व में लिथियम भंडार में कौन सा स्थान है? देखिए, जिस अब तक हमारा जो देश है वो 70 से 75% जो लिथियम है वो बाहर से आयात करता है, और विशेष तौर से कहाँ से? चीन और हांगकांग से जो था आयात करता था हमारा देश। लेकिन अभी हमारी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI है, उसने 59 लाख टन का भंडार का पता लगाया है जम्मू कश्मीर में। 59 लाख टन का भंडार का पता लगाया कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। भारत है ये अब दूसरे नंबर पर पहुँच गया है। तो इसका विकल्प हो जाएगा पहला, दूसरा नंबर। उसके बाद है
हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की स्थापना नाथन एंडरसन द्वारा, ये बहुत ही नई कंपनी है और ये 2017 में इसकी स्थापना की थी। इसको लेकर के बड़ी भारत में चर्चा हो रही, जिसकी एक रिपोर्ट के अनुसार जो अदानी समूह है उसको बहुत बड़ा, उसके शेयर के जो कीमत में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी और हमारे भारत के बहुत सारे निवेशकों को नुकसान हुआ था। ये वही हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है। तो ये नाथन एंडरसन ने इसकी स्थापना 2017 में की थी। देखिए ये एक आपने पढ़ा होगा, अखबारों में आ रहा है कि ये एक शॉर्ट सेलर कंपनी है। शॉर्ट सेलर कंपनी क्या है? शॉर्ट सेलर, शॉर्ट सेलर, शॉर्ट सेलर कंपनी। शॉर्ट सेलर क्या होता है? देखिए दरअसल वैसे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति शेयर खरीदता है, या तो वो क्यों खरीदता है? वो खरीदता है कि इसलिए खरीदता है कि भविष्य में शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और वो उसे महंगा करके बेचेगा और उसे लाभ होगा। लेकिन शॉर्ट सेलर कंपनियां क्या होती हैं? ये इसका उल्टा होता है। ये सोच करके खरीदती हैं कि शेयर की जो कीमत है वो भविष्य में गिरेगी। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और वो शॉर्ट सेलर है, तो वो किसी जो शेयर ब्रोकर होगा उसे पता, उसके समझ में आ रहा है कि किसी की कीमत, कोई शेयर है उसकी कीमत 100 रुपये है और उसे लग रहा है कि आने वाले समय में उसकी कीमत 60 रुपये रह जाएगी। अभी कितनी है? 100 रुपये, बाद में 60 रुपये रह जाएगी। तो वो शेयर ब्रोकर से बात करता है और कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए शेयर उससे उधार लेता है और उधार लेकर के वो 100 रुपये में बेच देता है। 100 रुपये में खरीदा, 100 ही रुपये में बेच दिया। उसके बाद क्या होता है? बाद में उसकी शेयर की वैल्यू गिर जाती है, वो 60 रुपये रह जाती है। फिर वो 60 रुपये में शेयर खरीद करके, जो ब्रोकर से उसने खरीदे थे शेयर, उसको शेयर वापस कर देता है और 40 रुपये जो बचे वो उससे प्रॉफिट होता है। तो ये होता है शॉर्ट सेलिंग का खेल। तो ये हिंडनबर्ग जो है वो शॉर्ट सेलिंग ही कंपनी है, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। उसके बाद G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक का शुभारंभ कहाँ हुआ? G20 की वर्किंग जिसका आरंभ हुआ है हमारा लखनऊ में। कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। उसके बाद है हमारा, किस देश की संसद ने हिंदी को विमर्श की भाषा बनाया? किस देश की संसद ने? ये हमारी संसद है फिजी। फिजी की संसद ने किसा बनाया इसको? हमारे देश की जो हिंदी है उसने अपने संसद की विचार विमर्श की जो भाषा बनाया फिजी ने। दरअसल फिजी में जो हमारे जो फिजी है वहाँ पे इस वर्ष का 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन भी हो रहा है। और जो ये एक द्वीपीय देश है और लगभग इसमें 332 द्वीपों से मिलकर के ये देश बना है। 332 द्वीपीय देश है और वहाँ यहाँ पे हमारा क्या है? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है, जहाँ पे 270 भारत से 270 लोग गए हुए हैं। शिक्षाविद हैं उसमें, राजनीतिक मतलब हिंदी के जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए वहाँ पर भेजा गया है। उसके बाद हाल ही में किस ऐतिहासिक इमारत में दरारें आने की खबर आई है? देखिए अभी क्या हुआ था, G20 की जो मतलब बैठक जो थी 11 से 12 फरवरी को महिला सशक्तिकरण पे आधारित एक बैठक थी। जो दीवाने जो उसका जो आगरे का किला है उसके दीवाने आम, उसमें दो भाग हैं, एक दीवाने आम और एक दीवाने खास। तो दीवाने आम में ये बैठक थी और ये बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से जो म्यूजिक सिस्टम था, साउंड सिस्टम बजाया गया, उसकी वजह से, उसकी धमक से उसमें दरारें आ गई। तो इसका नंबर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। देश के किस राज्य में हाइड्रोजन जनरेशन एंड प्लांट तैयार किया जा रहा है जो दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा? क्या है? हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट। ये किया जा रहा है हमारा हरियाणा में, हरियाणा के जींद में। हरियाणा के जींद में एक जींद नामक जगह है, वहाँ पे इसका जनरेशन को तैयार किया जा रहा है और ये दिसंबर 23 तक तैयार हो जाएगा। और इससे क्या होगा, ये जो ग्रीन ट्रेनें हैं, डेमू ट्रेन जो होती है, डेमू ट्रेन होती है डीजल इलेक्ट्रिकल, डी से डीजल, ई से इलेक्ट्रिकल, एम से मल्टीपल, यू से यूनिट का स्थान लेगी। ये ग्रीन ट्रेनें चलेंगी। इसके बाद जो ग्रीन ट्रेनें चलेंगी उसमें ये इसका यूज़ होगा। तो ये प्लांट हमारा हरियाणा में और दिसंबर से शुरू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा विकल्प सही।
अगला है जल तारा जल संरक्षण परियोजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? ये है हमारी आर्ट ऑफ लिविंग। जल तारा जल संरक्षण परियोजना, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका जो जल तारा जल संरक्षण परियोजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है, ये प्रश्न है। इसमें जो हमारी आर्ट ऑफ लिविंग है, एक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, ये कौन संस्थापक हैं इसके? रविशंकर जी, जो संत हैं रविशंकर जी, वो इसके संस्थापक हैं। और ये आध्यात्मिक संस्था है, लेकिन ये जल स्तर पर काम कर रही है, जल संरक्षण। इसमें कर क्या रही है? ये जल तारा और जल संरक्षण परियोजना जो है मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र जो है महाराष्ट्र का, जहाँ पे सूखा प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे इसका जो इस योजना को चलाया जा रहा है। इसमें क्या है, लगभग जो क्या है, इसमें जो सूखा वाले क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होता है, खेतों में जो ढलान होता है, ढलान की तरफ जिधर खेतों का ढलान होता है उसके लास्ट में जाकर के गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे बनाए जा रहे हैं और उन गड्ढों में पत्थर भर दिए जाते हैं। तो जैसे ही बारिश होती है और ढाल में जो पानी बहकर आ रहा था गड्ढों में, तो वो एक साथ नीचे नहीं जाता ज़मीन में, वो धीरे धीरे जाता है। और इससे क्या होता है, वाटर लेवल हमारा ऊपर उठता चला आता है। और इसका लाभ ये हुआ है कि बता रहे हैं कि विदर्भ क्षेत्र जो है जहाँ पे ये योजना चल रही है, उसमें 14 फीट वाटर लेवल ऊपर आ गया है। और अब तक इससे अब तक लगभग 20,000 गड्ढों का निर्माण किया जा चुका है। 20,000 गड्ढों का निर्माण। तो ये जो है चारों विकल्प में से कोई भी सही नहीं है। इसकी संस्था कौन चला रही है इसको? आर्ट ऑफ लिविंग, रविशंकर जी की जो संस्था है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आकांक्षी जिलों की संख्या। उत्तर प्रदेश में आकांक्षी जिलों की संख्या हमारी है 8 है, जिसमें हमारा सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, चित्रकूट, चंदौली और फतेहपुर हैं। हाल ही में चर्चा में शब्द समर्थ, भारत में समर्थ का पूरा नाम। हाल ही चर्चा में शब्द समर्थ है जो भारत में, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। इसका पहला विकल्प हो जाएगा सही, पहला। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 13। जनवरी 2023 में खुदरा महंगाई दर कितनी हो गई है? जनवरी 2023 में खुदरा महंगाई दर जो है वो 6.52, इसका विकल्प हो जाएगा दूसरा, 6.52%। जे 5.72, जे कब थी? जे हमारी दिसंबर में थी, अभी जो दिसंबर निकल गया पिछले 22 का। और नवंबर में जो थी हमारी जे वाली 5.88 नवंबर में थी। और 6.77 जो है ये हमारी अक्टूबर में थी। तो अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में देखिए 6.77 से फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी। तो इसका हो जाएगा, अब कुल मिलाकर ये बढ़ी है 6.52। ये वाला दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 से जनवरी 2023 के बीच अनाज की कीमतों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? देखिए इसकी वृद्धि का मेन कारण क्या है, जो गेहूं की कीमतें अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, तो उसके कारण इसमें कीमत बढ़ी है। और ये 16.12% अनाज की कीमत में वृद्धि हुई है। WPL की नीलामी में, WPL वुमेन प्रीमियर लीग की नीलामी सबसे महंगे खिलाड़ी। देखिए अभी तक हमारी जो महिला खिलाड़ी थी उनके लिए बहुत मतलब पैसा कम मिलता था, लेकिन जो इस बार WPL, पहली बार WPL होने जा रहा है, तो इसमें हमारी जो स्मृति मंधाना है उनके लिए सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में ये इनकी बोली लगी। स्मृति मंधाना 3.4 करोड़ रुपए, 3.4 करोड़ रुपए सबसे महंगी खिलाड़ी हुई है स्मृति मंधाना। उसके बाद है एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बेंगलोर के कर्नाटक में। एरो इंडिया का कहाँ किया जा रहा है?
बेंगलोर के कर्नाटक में, जिसमें क्या है हमारे जो एयर डिफेंस है उसका इसमें प्रदर्शन किया जा रहा है। और हमारा देश लगभग 75 देशों को हमारी जो रक्षा जो उपकरण है वो निर्यात कर रहा है, जिसका जो निर्यात है वो 1.5 अरब डॉलर 1.5 अरब डॉलर जिसकी कीमत है। और ये एरो इंडिया का 14वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण है। और उसके बाद है हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, कुल 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। इसकी सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में होगी? देखिए, जो दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे है, इसकी कुल लंबाई जो है वो 1386 किलोमीटर है। 1386 किलोमीटर। अब 1386 किलोमीटर में से 374 किलोमीटर कहाँ पे जाएगा? ये राजस्थान में। 374 किलोमीटर राजस्थान में। तो इसका कौन सा हो जाएगा? चौथा, विकल्प नंबर 4, राजस्थान। एक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है कालोई है, वो 60 वर्षों में कितने प्रतिशत पिघल गया है? तो ये अभी रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया कि ये 23% पिघल गया है। बहुत बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद हाल ही में चर्चित टेल ग्लास किससे संबंधित है? ये एक तरह का कांच होता है, जैसे हमारी ब्लड की जांच होती है तो उसकी प्लेट होती है, इसी तरह से ये प्लेट होती है। और इसकी अभी जो हमारे आगरा में जो किला है, जो उसमें जो दरारें आई, उसी की जांच के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इमारतों में इसे मसाले के साथ उस दरारों में लगाया जाए, इससे जांच में पता चलेगा कि भाई वो किस कारण से जो है ये दरारें आई हैं। अगला है हमारा, देश का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया जाएगा। और हर बार से ये 350 टन, कितने? 350 टन जो ठोस कूड़ा कचरा है उसका ये निस्तारण करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, कहाँ हो जाएगा? मुंबई पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र। उसके बाद है हमारा, टाटा समूह की एयर इंडिया ने किस देश की कंपनी से विमान खरीदने का समझौता किया? बोइंग अमेरिका, एयरबस फ्रांस, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो टाटा समूह ने अभी एयर इंडिया जो थी हमारी भारत की जो एयरलाइंस जो थी वो टाटा ने खरीद ली थी। भारत सरकार ने उसे बेच दिया था अपनी हिस्सेदारी को। तो ये दोनों से, जो बोइंग कंपनी है अमेरिका की और एयरबस जो है फ्रांस की, इन दोनों से वो जो विमान है वो खरीदेगा, जिसमें वो एयरबस से 250 और बोइंग से 220। बोइंग से कितने खरीदेगा? 220 विमान, और एयरबस से 250 विमान की खरीदारी करने का उसने समझौता किया है। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? इसका विकल्प हो जाएगा तीसरा, उपरोक्त दोनों। अगला है हमारा, वर्ष 2022-23 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन अनुमान है। 2022-23 में, देखिए 2022-23 में कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो 323.6 मिलियन टन, 323.6 मिलियन टन। और ये हमारा 2021-22 का जो था उसका ये आंकड़ा है 315.6 मिलियन टन जो था पिछले बार का ये अनुमान था। जनवरी 2023 में थोक महंगाई दर 2 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। वह दर है, थोक महंगाई दर जो है वो पिछले 2 वर्षों के सबसे निचले स्तर पहुंच गई जनवरी 2023 में। और ये हमारा इसमें पहला विकल्प सही है, 4.73। अगला हमारा, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी देश के नांदी में आयोजित किया जा रहा है। ये कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन है? ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। और पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो नागपुर में 1975 में हुआ था। अगला हमारा, हाल ही में देश के तमाम सांस्कृतिक विरासत रहस्य को जानने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कितने स्थलों की खुदाई की अनुमति दी है? 31, 16, 47।
देखिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने 47 ऐसे स्थलों का चयन किया है जिनको उसने 47 स्थलों को उसने खुदाई का आदेश दिया, जिसमें 31 तो वो खुद करेगी और बाकी कितने बचे 16 जो क्षेत्र हैं उनकी खुदाई अन्य संस्थाएं करेंगी। उसके बाद है रातू बिलियामे काटोनी वेरी किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये राष्ट्रपति हमारे हैं, कहाँ के हैं? फिजी के राष्ट्रपति हैं ये। अगला, भारत सरकार किस देश में भाषा प्रयोगशाला खोलने की योजना बना रही है? तो ये इसका भी विकल्प हमारा हो जाएगा फिजी। वहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो हमारे विदेश मंत्री जो हैं वहाँ उन्होंने इस बात की योजना का मतलब जिक्र किया कि वो वहाँ पे एक भाषा प्रयोगशाला बनाएंगे। रूस सॉरी ये हो जाएगा रूप नहीं रूस होगा। रूस में भारत का आयात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 384% बढ़ गया। देखिए 384% जो है आयात बढ़ गया रूस से। तो अब क्या होगा जब 384 बढ़ गया, इससे रूस कौन से नंबर का सबसे बड़ा आयातक भागीदार बन गया? देखिए 2021-22 में आज से 10 महीना पहले ये 18वां जो नंबर जो हमारा जो रूस जो था हमारा जो आयातक भागीदार में इसका ये कौन से नंबर का था? ये 18वें नंबर पे 18वां सबसे बड़ा आयातक भागीदार था। लेकिन ये 10 महीने में इतनी तेज़ी से आयात बढ़ा है कि ये चौथे नंबर पे पहुंच गया। कौन से नंबर पे पहुंच गया? चौथे नंबर पे। तो इसमें विकल्प हो जाएगा हमारा चौथा। उसके बाद है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला 2023 के दूसरे मैच में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपने 100 टेस्ट पूरे किए हैं? ये किए हैं हमारे चेतेश्वर पुजारा ने। 100वां टेस्ट खेला जो दूसरा टेस्ट मैच है। उसके बाद है 2023-24 में कुल पूंजीगत रक्षा व्यय का कितने प्रतिशत घरेलू रक्षा कंपनियों से खरीद करेगा? मतलब भारत जो है 2024 में कुल पूंजीगत रक्षा व्यय जो है उसका कितने प्रतिशत घरेलू रक्षा कंपनियों से खरीद पर करेगा? तो ये है इसका 75%। क्या है? 75% भारत जो है उसका जो पूंजीगत व्यय है वो 1,62,600 करोड़ रुपए है। ये बजट है उसका। इसका 75% लगभग वो किस पे करेगा? घरेलू कंपनियों से खरीद पर। अगला हमारा 16 फरवरी 2023 को किस शहर में आदि महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है? आदि महोत्सव क्या होता है? जी जो आदिवासी लोग होते हैं उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनके क्षेत्र से संबंधित उसकी जानकारी को देने के लिए और उनके प्रचार प्रसार के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो ये इसका उद्घाटन हुआ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कहाँ पे हुआ है? ये हुआ नई दिल्ली में, यानी दिल्ली में हुआ है 16 फरवरी 2023 को। ठीक है, और ये 27 फरवरी तक चलेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ लागू किया जा रहा है? बुंदेलखंड के गांव, भारत के आर्थिक रूप से पिछड़े गांव में और चीन की सीमा से लगे गांव में, पाकिस्तान की सीमा से लगे गांव में, चीन की सीमा से लगे गांव में। अब देखिए इसमें इसका विकल्प तो हो जाएगा चौथा। जो चीन की सीमा से लगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इसके अभी पहले चरण को मंजूरी दी गई है। पहले चरण में 663 गाँवों को शामिल किया गया है जो चीन और भारत की सीमा पर बसे हुए हैं। वहाँ पे क्या है, जो उनकी मौलिक भौतिक सुविधाएं जो हैं जिसमें पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, इससे संबंधित उस पर खर्च किया जाना है, उनका डेवलपमेंट किया जाना है ताकि वहाँ से जो विस्थापन हो रहा है, जो वहाँ से पलायन हो रहा है उसको रोका जा सके। तो ये सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित है। हमारे देश के 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी मिलाकर के 19 जिले, कितने? 19 जिले और 46 ब्लॉक, 19 जिले और 46 ब्लॉक के 2966 गांव चीन की सीमा से लगते हैं। 2966 गांव चीन की सीमा से लगते हैं। और इस पूरी योजना जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इस पूरी योजना में 2966 गाँव को शामिल किया जाएगा। लेकिन पहले चरण में 663 गाँव जो हैं उनको शामिल किया गया, उसे मंजूरी दे दी गई है। और इस पूरे की लागत 4,800 करोड़ रुपए इस पूरी योजना की है।
अगला, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में 1975 में हुआ था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? इसमें 30 देशों ने भाग लिया था, 30 देशों ने। अगला है प्रश्न संख्या 34। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की सरकारी भाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था जब संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रयासों से इसको किसका दर्जा दिया था? संयुक्त राष्ट्र की सहकारी कामकाज की भाषा हिंदी को, और हिंदी के सहित 5 और भाषाएं थीं। तो ये समय था 10 जून 2022, पिछले ही वर्ष की बात है। 10 जून 2022 को हिंदी के सहित और 5 भाषाएं, कुल मिलाकर के 6 भाषाओं को उसने अपनी सहकारी भाषाओं के रूप में मान्यता दी थी, जिसमें बंगला, उर्दू, पुर्तगाली, स्वाहिली और फारसी और हिंदी 6 भाषाएं ये शामिल थीं। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी 6 मान्यता मतलब भाषाएं हैं, जो उसकी मानक भाषाएं हैं जिनको उसने मान्यता दे रखी है, उसमें 6 भाषाएं हैं, जिसमें अरबी, मंदारिन जिसको हम चीनी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच और रूसी और स्पेनिश। लेकिन उसकी जो सचिवालय है उसमें वर्क में केवल 2 ही भाषाएं, फ्रेंच और अंग्रेजी। कौन सी? फ्रेंच और इंग्लिश, बस ये 2 भाषाएं हैं उसकी। वैसे मान्यता 6 भाषाओं को दे रखी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? देखिए आगे अगला प्रश्न, आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। अगला है, हाल ही में कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक यूपीआई सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया? ये यूपीआई सुविधा देने वाला पहला बैंक जो है वो HDFC ने अभी शुरू कर दी है अपने ग्राहकों के लिए। यूपीआई से पेमेंट वाली, यूपीआई से वो जोड़ सकते हैं अपने अकाउंट को। हाल ही में डेविड मालपास ने अपने कार्यकाल को समाप्त होने के 1 वर्ष पूर्व ही अपना पद छोड़ दिया, घोषणा कर दी। वह किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रमुख थे? वह विश्व बैंक के प्रमुख थे और उन्होंने अपना पद छोड़ दिया 1 साल पहले ही अपने स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्याओं को लेकर के। दिसंबर 2022 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति महा डाटा खपत 19.5 GB थी और इसका 2027 तक होने का अनुमान है। देखिए 19.5 GB डाटा खपत थी प्रति महीना, और 2018 में ये केवल 9.7 GB थी, 9.7 GB। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि भाई 2027 तक इसके कितना होने का अनुमान है? तो ये 46 GB, 2027 तक 46 GB है। 2024 तक बता रहे हैं कि हमारे जो 5G के उपभोक्ता होंगे वो 15 करोड़ 5G के उपभोक्ता होंगे 2024 में, यानी 1 साल में 5G के उपभोक्ता 15 करोड़ हो जाएंगे। और इस समय जो टोटल हमारे उपभोक्ता हैं जो 4G और 5G के मिलाकर के वो 99 करोड़ हैं। 4G और 5G के मिलाकर 99 करोड़ इस समय उपभोक्ता हैं भारत में। भारत का वर्तमान कितने देशों से मुक्त व्यापार समझौता है? उसका 13 देशों से वर्तमान में मुक्त व्यापार समझौता है और कई देशों से बात भी चल रही है। अभी देश में रिन्यूएबल सेक्टर की उत्पादन क्षमता 1.75 लाख मेगावाट है, जिसे 2030 तक करने का लक्ष्य है। 2030 तक इस 1.75 लाख मेगावाट के लक्ष्य को 5 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य है, 5 लाख मेगावाट। उसके बाद है 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में कौन से स्थान पर 21 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये था हमारा काशी नहीं था, केदारनाथ नहीं था, उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन में ये 21 लाख दीप जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। पिछले बार 4 लाख दीप जलाए गए थे। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए तुलसीदास बलराम जो थे वो हमारे देश के फुटबॉलर थे। कौन थे? फुटबॉलर थे। और इन्होंने 1962 में जो जकार्ता में एशियाई खेल हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था भारत की तरफ से। भारत में सबसे अधिक चीन मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? चीनी मिलों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में है, जिसकी संख्या है 118। अभी हमारे चीनी उद्योग ने जो 120 वर्ष चीनी उद्योग ने 120 वर्ष पूरे किए और उसका एक समारोह आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश में, जिसको मुख्यमंत्री जो हमारे योगी आदित्यनाथ रहे उन्होंने संबोधित किया था। और इसमें 6 विभूतियों को, जैसे कुमार मंगलम बिड़ला,
6 विभूतियों को, जिसमें जिनका चीनी उद्योग में विशेष योगदान था, 6 लोगों के लिए इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था। कितने? 6 लोगों को। 6 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था, और 6 में से जो 4 थे वो मरणोपरांत, और 2 वर्तमान में जो हैं उनके लिए दिया गया था। जो जिनको मरणोपरांत दिया गया था वो स्वर्गीय के बिरला, स्वर्गीय लाल बंशीधर, मीनाक्षी सरावगी, और जो थे एक और थे शंभू माधव प्रसाद, ये थे मरणोपरांत। इनको 4 लोगों को दिया गया। बाकी ध्रुव मोहन स्वामी और कुंवर विजय कुमार गोयल, ये 2 लोग थे जिनको जीवित रहते ये पुरस्कार दिया गया। तो इसमें हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी मिले हैं। हाल ही में किस देश की संसद में एक विधेयक पेश हुआ जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया? जो अमेरिका की सीनेट है, अमेरिका की सीनेट है यानी राज्यसभा, उच्च सदन, वहाँ पे ये प्रस्ताव पास किया गया और उसमें प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश चीन का अभिन्न अंग नहीं, अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन का अंग नहीं है, वो विवादित स्थल भी नहीं है, वो किसका है? वो भारत का अभिन्न अंग है। तो ये अमेरिका की संसद ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश विवादित क्षेत्र नहीं है, वो भारत का अभिन्न अंग है। वहाँ पे एक प्रस्ताव पेश किया गया संसद में। हाल ही में किसे यूट्यूब का CEO नियुक्त किया गया? नीलमोहन, सुशांत बोजकी, विकास पुरोहित, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो नीलमोहन जी हैं इनको अभी हाल ही में क्या नाम, नीलमोहन जी को हाल ही में यूट्यूब का वो किया गया, CEO नियुक्त किया गया। और ये किसका स्थान लेंगे? सुशांत बेजुकी। किसका स्थान लेंगे? सुशांत बेजुकी, ये इनका स्थान लेंगे। अगला है गैब्रियल, हाल ही में चर्चित शब्द है, ये क्या है? गैब्रियल एक चक्रवाती तूफान है जो हमारा न्यूजीलैंड में आया। कहाँ आया? न्यूजीलैंड में। और इसने बहुत ही तबाही मचाई और वहाँ पे न्यूजीलैंड में को इस तूफान को लेकर के आपात स्थिति घोषित करनी पड़ी। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में कुल 1113 विश्वविद्यालय हैं। इनमें से कितने प्रतिशत विश्वविद्यालय मानक विहीन हैं? देखिए एक रिपोर्ट अभी आई है जिसमें कहा गया है कि भारत में वर्तमान में 1113 विश्वविद्यालय हैं और 43,196 ये कॉलेज हैं। 43,196 कॉलेज हैं। तो 1113 विश्वविद्यालय हैं, 1113 विश्वविद्यालय में से उन्होंने ये बताया कि इसमें से 1113 में से 62% विश्वविद्यालय में से 62% और कॉलेज जो हैं ये 78%, इनमें से 78% जो हैं ये मानक विहीन है। ये मानक को प्रतिशत को पूरा नहीं करते। अब समझिए कि हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनकी स्थिति क्या है। यानी 78% कॉलेज हैं जो मानक को पूरा नहीं करते और 62% विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो मानक को पूरा नहीं करते। और ये रिपोर्ट किसने की? नैक, एक नैक संस्था सुनी होगी, NAEC, इसने ये मतलब रिपोर्ट पेश की है जिसका पूरा नाम होता है नेशनल असेसमेंट एक्रीडेंट काउंसिल। नेशनल असेसमेंट एक्रीडेंट काउंसिल, इसको बोलते हैं नैक। क्या बोलते हैं? नैक। तो इसने ये मानकों में क्या है? पाठ्यक्रम, टीचिंग लर्निंग सुविधाएं, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी से संबंधित ये मानक हैं। तो इसका 113 वाले का इसका हो जाएगा हमारा कितने? 62% विश्वविद्यालय जो हैं वो मानक के अनुरूप नहीं है। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। उन्हें किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? देखिए इससे पहले भी जो 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से 17 सितंबर को 17 सितंबर 2022 को 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से, और 12 चीते अब और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं जिन्हें कूनो राष्ट्रीय उद्यान, उन्हें भी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। इन्हें भी कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अब पहले बहुत छोटा था लेकिन इसका क्षेत्र अब और काफ़ी बड़ा हो गया है। पहले 300 कुछ स्क्वायर किलोमीटर में था लेकिन अब इसका लगभग 2000 के आसपास इसका क्षेत्रफल हो गया है। और ये इसमें शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, अब चीता भी आ गए, तो ये सारे
जो मतलब शेर, एशियाई शेर, बाघ और चीता और तेंदुआ, चारों ये जानवर जिसमें अकेला ये ऐसा उद्यान है जहाँ पे ये चारों इस उद्यान में रहते हैं। तो ये हो गया हमारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के लिए किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? इन्होंने अध्यक्ष नियुक्त किया है जो भारतवंशी हैं और इनका नाम है रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज को उसने मतलब इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। बाकी जान इवानोवस्की मैसिडोनिया, कार्ल मारिया कार्लसन और चौथे नंबर पे जो जे दे रखे हैं तीनों, ये उपाध्यक्ष हैं इसके। इनको तीनों को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उसके बाद है किस भारतवंशी प्रोफेसर को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पताल के NHS फाउंडेशन नेशनल NHS का मतलब क्या होगा? नेशनल हेल्थ, इसी से मतलब स्वास्थ्य से ही संबंधित है। NHS फाउंडेशन ट्रस्ट का CEO बनाया गया। तो ये है हमारी जो मेघना पंडित, और ये भारतवंशी हैं और इनके लिए NHS फाउंडेशन ट्रस्ट का जो है CEO बनाया गया है और ये पहली भारतीय बन गई हैं इस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अस्पताल के NHS फाउंडेशन की COJ बनने वाली पहली भारतीय हैं। तो ये है मेघना पंडित।